नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, एक खास सीरीज लेकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। भारतवर्ष के सबसे पुराने विवाद पर तैयार हमारी स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। इसे हमने नाम दिया है रक्षक बनाम भक्षक। आप सोचेंगे कौन रक्षक और कौन भक्षक और कैसा सबसे पुराना विवाद, तो हम बस एक नाम लेंगे और रील की तरह चीजें आपके दिमाग में घुलने और खुलने लग जाएंगी। ये नाम है गाय, गौमाता, गौरक्षा, गौसेवा, गौ तस्करी, गौवध और गौवंश की रक्षा। वैदिक काल से गौवंश का विवाद चला आ रहा है। इतिहास के साथ स्वरूप बदला लेकिन मुद्दा नहीं। कुछ दिन पहले आपने राजस्थान के 2 युवकों की लाश एक गाड़ी के भीतर मिलने की बात सुनी होगी। आरोप है कि इन्हें हरियाणा में जलाकर मार दिया गया। आरोप लगे हरियाणा राजस्थान की सीमा पर एक्टिव गौ रक्षकों पर। जैसे ही ये पता चला, फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि मारे गए 2 युवकों में से एक पर गौ तस्करी के आरोप हैं। तो गौरक्षक या गौ सेवकों को लेकर एक बार फिर राजनीति बहुत गर्म हो गई। लोगों ने कहा कि राजस्थान में चुनाव है, इसलिए वहां की कांग्रेस सरकार को घेरने का यह एक राजनीतिक प्लॉट है। लेकिन जिनके घर के बच्चे मारे गए वो तो इसे मानवीय त्रासदी मान रहे हैं और कुछ नेता इसे मुसलमानों पर अत्याचार भी कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गौरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और इसे लेकर लोगों के मन में अब कई तरह के सवाल घूमने लगे हैं। तो फिर कई राज्यों में घूमकर इस विवाद से जुड़े हर पक्ष से बात करके हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब है। गौरक्षा के मुद्दे पर कौन रक्षक, कौन भक्षक। पुलिस मंत्री 2,08,000 এইখানে আছে 1 লাখ আর আগে দিছে 8,000 তো 1 লাখ এটা বিকালে দিবেন বেচা আপনাদের পারমিশন হলো হচ্ছে আপনাদের জন্য হচ্ছে तो सुपर सुपर गाड़ी रख के बना के गाड़ी गिरेगी गिरेगा पीछे चाड़ वाले चाड़ रहे बंदी कर ले चलो। छोटी कार में गौवंश, बड़ी जीप में गौवंश, बस में गौवंश, टैंकर में गौवंश, ट्रक में गौवंश, पैदल गौवंश। गौरक्षक बनाम गौभक्षक। बराबर ले सुंदर साइड ले तू। गौरक्षकों का दावा है कि देश भर में 2 लाख करोड़ रुपए की गौ तस्करी होती है। पंजाब समेत गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और झारखंड से जानवर चोरी होते हैं और उन्हें बांग्लादेश पहुंचाया जाता है। दावा है कि हर साल 3.5 करोड़ गौवंश की तस्करी कर दी जाती है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2015 तक प्रति 1 लाख लोगों पर एक जानवर चोरी होता था और साल में 8,000। लेकिन देश में गौ तस्कर और गौ रक्षक के बीच मुठभेड़ की खबर जरूर सामने आती है। गाय को बूचड़ खाने और तस्करों से बचाने वाले गौ रक्षकों पर मॉब लिंचिंग और निर्दोष लोगों की हत्या करने के भी आरोप लगते हैं।
लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि गाय की रक्षा के दावे मुसलमानों के खिलाफ और सांप्रदायिक क्यों हो जाते हैं। गाय की रक्षा का दावा हिंदू कट्टरता और हिंदूवादी राजनीतिक पोस्टर इशू क्यों बन जाता है? सवाल यह है कि जब गाय हिंदुओं की धार्मिक आस्था का विषय है तो उनकी हत्या क्यों की जाती है? हिंदुओं की धार्मिक आस्था को आहत क्यों किया जाता है? जब भी तस्करी करने वालों की गाड़ियों को रोका जाता है तो उसमें से गौवंश ही क्यों मिलता है? सैकड़ों साल से गाय की रक्षा एक मुद्दा है। क्या इसलिए क्योंकि ये हिंदू वोट को एकजुट करता है, या सच में हिंदुस्तान के समाज में गाय का इतना महत्व है कि हिंदू उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? दूरी तो 8 लाख 10 लाख টাকা বড় বড় খামারিরা সাইজ করে বিক্রি করে না। इतने लंबे विरोध और हंगामे के बावजूद ये तस्कर गाय का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? इसके पीछे धर्म है, धन है, या क्राइम, या फिर गौवंश के चमड़े और मांस का बड़ा इंटरनेशनल मुनाफा? তাহলে মোটামুটি কথা 2,08,000 টাকার গরু তুই বুঝে এসেছে কিরাম। गौरक्षकों के असली इरादे क्या हैं? सेवा या मेवा? तस्कर के जोखिम के पीछे प्राइवेट कमाई है, या फिर बूचड़खाने और गौमांस के इंटरनेशनल अवैध संगठित कारोबार, जिसमें हिंदू भी शामिल है? हरियाणा के भिवानी में मिली जली हुई जीप। इस जीप में जुनैद और नासिर के शव मिलने का दावा। इसके साथ ही गौरक्षा का मुद्दा भभक उठा। आरोप है कि जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के शक में जलाकर मार दिया गया है। निशाने पर गौ की रक्षा करने का दावा करने वाले संगठन हैं, लेकिन जब हमने हिंदू गौरक्षा संगठनों से सच पूछा तो वहां सक्रिय संगठनों ने आरोप से इंकार किया, गौरक्षा का दावा किया। गौ, गंगा, गुरु, गायत्री ग्रंथ और पर्यावरण की रक्षा के लिए, अपनी धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने दिल में दया उत्पन्न करें, तभी गौओं की रक्षा होगी, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। इसी के कारण ही हमारा देश जगत गुरु कहलाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी बहुत सहिष्णु हैं, दयालु हैं हमारे देश के वासी सभी। एक हुड़दंग हमने किया, किसी विषय को लेकर उत्पात कर दिया, चीज़ें तोड़ दी, सरकारी संपत्ति तोड़ दी। एक हुड़दंग होता है कि हमें अपनी माता की रक्षा के लिए, जो हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, तब हमें रोड पे उतरना पड़ता है। तो हुड़दंग का तो जो इस्तेमाल है वो उनके लिए क्या हम कर सकते हैं कि वो हमारी गौ माता को अमानवीय तरीके से, किसी का हाथ पैर तोड़ के गौ माता के सुन का इंजेक्शन लगाकर गाड़ी की डिग्गी में डाल कर ले जाते हैं। तो हुड़दंग तो वो लोग करते हैं, हम तो सिर्फ उन्हें बचाने का कार्य करते हैं। जब हम जाते हैं तो हमारे पास लाइसेंस के भी हथियार, कुछ कार्यकर्ताओं के पास लाइसेंस के हथियार भी होते हैं, वो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए। पर अक्सर जब हमने उनको पकड़ा है तो उनके पास बिना लाइसेंस के हथियार मिले हैं, उनके पास बड़े बड़े हथियार मिले हैं, उन्होंने बंदूक गोलियों से वार करते हैं, माउजर, पिस्टल, गोगा, तो ये सारी चीज़ों से वो फायरिंग करते हैं। कई बार जब उनके पीछे लग जाते हैं तो वो फायरिंग करके अपना बचाव करते हैं। तो वो फायरिंग हमारे आसपास से निकलती है, जो गोरक्षकों की गाड़ियों पे लगती है। तो वो तो जैसे एक अपने पास तार से लगा हुआ एक बंडल होता है उनका, तो वो तार फेंक देते हैं ऐसे, जिसमें चोबे लगे होते हैं, तो जिससे गाड़ियाँ पंचर हो जाती है, वो वहीं के वहीं। तो ऐसे बहुत सारे पत्थर रखते हैं अपने पास गाड़ियों में, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ बड़ी गाड़ी में कुछ छोटा सा चीज़ होगा, वो ऐसे फेंक के मारेंगे। मतलब कोई ट्रक है, ट्रक में से कुछ चीज़ निकाल देंगे, जो पीछे वो जो गाड़ी है उसको टक्कर लग के वो गिर जाएगी। जैसे कोई लकड़ी का बड़ा गट्ठा हो गया,
इस तरह की चीज़ें वो हर अपना बचाव करके चलते हैं। मतलब उनको पता होता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, हम ये अमानवीय काम कर रहे हैं और हमारे पीछे गोरक्षक लगेंगे, हमारे पीछे पुलिस लगेगी। उससे बचने के लिए वो हथकंडा अपनाते हैं जिससे वो वहाँ से भाग जाए। मेवात का जो इलाका है हरियाणा का नूह और ये जो बॉर्डर लगता हुआ राजस्थान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का है, ये गो तस्करों का गढ़ रहा है। अब 4-5 साल से विश्व हिंदू परिषद ने इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया है, धर्म यात्राएँ निकली हैं, तो वहाँ से हिंदुओं का पलायन भी रुका है, गो तस्करी भी कम हुई है, परंतु अब भी घटनाएं होती हैं। हरियाणा के जिस इलाके को गौ तस्करी के लिए कुख्यात बताया जा रहा है, उस बात को समझाने के लिए हम आपको हरियाणा और राजस्थान का एक साझा नक्शा दिखाते हैं। यह राजस्थान और हरियाणा का नक्शा है। दोनों की सीमाएं मिलती हैं। राजस्थान के भरतपुर और अलवर जिले, हरियाणा के नूह मेवात के बीच एक आक्रामक रिश्ता है। दावा है कि भरतपुर और अलवर से गोवंश इकट्ठा करके ट्रक में भरे जाते हैं और फिर 8 घंटे के भीतर वो नूह पहुंचते हैं। नूह मेवात में आते ही उस ट्रक को लाने वाले 1 से 2.5 लाख तक के मालिक हो जाते हैं। मैं आपको कहूं कि मेवात में गो तस्करी के नाम पे बहुत बड़े रैकेट है जो गोमांस की सप्लाई करते हैं। और सप्लाई चेन अगर सुबह अर्ली द मॉर्निंग अगर नाके लगाए जाएं चारों तरफ और छापेमारी की जाए तो सैकड़ों स्थानों पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी मेवात में कि जगह जगह हर गांव में दूध, जैसे हमारे यहाँ दूध के ड्राम लटका कर ले जाते हैं लोग, दूध ये गांवों से निकलते हैं दूध बांटने के लिए सेक्टरों में, ऐसे वहाँ गांव में दूध के ड्राम भर के गाय के मांस के गांव में सप्लाइयाँ होती हैं। तो ओवैसी को वो दिखाई नहीं देता और गलत भी नहीं है। अगर मान के चलो एक छोटा सा बयान देने पर दर्जी का गला काट दिया जाता है, यहाँ तो सरेआम गायों को काट के खा रहे हैं लोग, तो इसके ऊपर भी तो आवाज़ उठनी चाहिए। मैं कुछ दिन पहले पुनाना में गौशाला है उसमें कार्यक्रम में था मैं, तो वहाँ के एक पत्रकार हैं और पत्रकार मुस्लिम समाज से और वरिष्ठ पत्रकार है, तो उनसे मैंने कहा यार आप इतने समझदार व्यक्ति हो कि आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते इसकी। तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी आवाज़ इसलिए नहीं उठाते कि जो दाल है उससे सस्ता गाय का मांस है। बड़ी शर्म की बात है। गोरक्षा करना गलत नहीं है, गो तस्करी करना गलत है। धंधा है, इनका धंधा है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। गोरक्षक जो बने हुए हैं ये सिर्फ पैसा अर्जित करते हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर इनका कोई उद्देश्य है तो ये भी है कि ये सिर्फ वोट जो अर्जित करना चाहते हैं और समाज को 2 हिस्से 3 हिस्से 4 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। जब सरकार है यहाँ पर तो क्यों कंट्रोल नहीं होता? जब सरकार ने हाउस में कानून बना रखा है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। यदि कोई गौ कसी करता है उसके भी मैं विरोध में हूँ। उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, उसको मैं जो दंड दे रखा उससे भी ज्यादा सजा दें। लेकिन जिस तरह से इन गुंडों के हाथ में इन उस तरह कहते हैं ना हथियार दे रखे हैं आप लोगों के सामने, एक एक आदमी पे कितने कितने हथियार हैं, ये नुमाइशी होती है। आप लेकर देखो, लोगों को डराते हैं ये हथियारों से। एक आदमी पे इतने इतने हथियार कहाँ से आ जाते हैं? किसने दे रखे हैं, किसने उपलब्ध करा? इनकी जांच होनी चाहिए। भाई हमारे यहाँ कोई मेवात में तो गाय इतनी अवेलेबल है नहीं। नहीं, अपने गुजारे के लिए हमारा किसान जो है वो पशु पालता है दूध के लिए। ये बाहर से जो गाय आती है, क्यों ना हरियाणा सरकार बॉर्डरों पर क्यों नहीं रोके? ये हरियाणा पुलिस का क्या दायित्व नहीं बनता, ये कर्तव्य नहीं बनता कि उनको वहाँ हरियाणा में एंट्री ना होने, मेवात में एंट्री ना होने? और फिर अगर मेवात का आदमी उनकी कोई मदद करता है तो हम जिम्मेदार है, हम दोषी है। गाय की तस्करी और हत्या के पक्ष में कोई नहीं है, फिर भी सैकड़ों साल से गोहत्या देश में बड़ा धार्मिक, सामाजिक, सांप्रदायिक मुद्दा है और अब यह आर्थिक अपराध का इंटरनेशनल मुद्दा भी है, जिसका समाधान केंद्रीय कानून
केंद्रीय सुरक्षा बल और केंद्रीय जांच एजेंसी में दिखता है। तो कैसे पूरा नेक्सस चलता है, कैसे गौ तस्करी की जाती है, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इंडिया टीवी पर मिलेंगे। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बीएल बोरा, पूर्व डीजीपी त्रिपुरा, प्रोफेसर देवदत्ता चौधरी, गौ तस्करी पर प्रसिद्ध पुस्तक की ये लेखक हैं। इनसे हम बात करेंगे विवेक। बिल्कुल, बोरा साहब से सवाल लेते हैं। बोरा साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आप त्रिपुरा के डीजीपी रहे, न सिर्फ हरियाणा और राजस्थान बल्कि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में भी गायों की तस्करी होती है। तो तस्करी को अंजाम कैसे दिया जाता है और नेक्सस पूरा ऑपरेट कैसे करता है? तस्करी बड़े सालों से चल रही है और ये बड़े बड़े सिंडिकेट हैं, क्रिमिनल सिंडिकेट हैं। ये सिर्फ मुनाफे के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं और हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये क्रिमिनल लोग हैं और इनका धर्म से कुछ लेना देना है नहीं। बांग्लादेश का बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ कोई 4000 किलोमीटर के करीब है, तो त्रिपुरा का 1000 किलोमीटर के करीब है। त्रिपुरा को तो छोटा राज्य है, लेकिन बांग्लादेश का रास्ता क्योंकि मेन लैंड से जुड़ा हुआ है, तो सब स्टेटों से, खाली हरियाणा से नहीं, राजस्थान से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, सब स्टेट से ये गाय जो हैं ये वहां भेजी जाती हैं और ये जाके वहां पे बॉर्डर के पास भेज दी जाती है और बड़े तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि ये कई लोगों से मिले हुए हैं, लोकल पॉलिटिशियन से मिले हुए हैं। जैसे अभी एक मंडल पकड़ा गया था, टीएमसी का लीडर था बीरूभूम डिस्ट्रिक्ट का, ऐसे लोगों से मिले हुए हैं। बीएस वाले मिले हुए हैं, लोकल पुलिस मिली हुई है और सब राज्यों की पुलिस कहीं ना कहीं ये करप्शन में ये सब लोग बुरी तरह इन्वॉल्व हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गौ रक्षा का मामला है या जानवर का मामला है या धर्म का मामला है। और अगर आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, इससे ज्यादा बड़ी भयानक और क्रूर तस्वीरें भी हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले इंडिया टीवी ने ही दिखाई थी, ऐसा एक प्रोग्राम दिखाया था जिसमें दिखाया था किस तरह ये भेजी जा रही हैं गाड़ियों के जरिए, नदियों के जरिए और बॉर्डर के पार, और दोनों तरफ की उधर भी फोर्स जो है वो भी मिली हुई है। अच्छा, वो तो मिली हुई है, उनको तो मीट चाहिए ही गाय का, इसलिए बिल्कुल बेसिकली इस वजह से ये हो रहा है। और ये बिल्कुल बोरा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है, चाहे फिर आप पॉलिटिकल विंग ले लीजिए, चाहे वो तमाम उन लोगों को ले लीजिए जो गौ तस्करी करते हैं और इससे मोटा पैसा कमाते हैं। प्रोफेसर देवदत्ता, आप ये समझाइए कि ये जो पूरा का पूरा जाल है, जैसा कि बोरा जी ने बताया कि इसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं, इसमें गौ तस्कर भी शामिल हैं, इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्हें इससे फायदा होता है। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस, ये पूरा का पूरा जाल काम कैसे करता है? कैसे बॉर्डर्स दर बॉर्डर क्रॉस होती हैं गाय और फिर अपने अंजाम तक पहुंचती हैं जहां उन्हें भेजना होता है? देखिए, इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जहां जो बोरा साहब ने अभी मेंशन किया कि ये कोई धर्म का मामला ही नहीं है। पहले हमें इसको समझना चाहिए कि ये कोई हिंदू मुस्लिम बात ही नहीं है। दिस इज प्योरली एन इकोनॉमिक इशू। और इतने सारे लोग ऐसे कई तरह से इनसे जुड़े हुए हैं, इसका ये और भी प्रूफ है कि दिस इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक इशू, इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक इशू। एवरी फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सिंगल पर्सन जो भी व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है इस स्टेट से, जिन स्तरों पर, सबको कुछ ना कुछ ज्यादा कम फायदा होता है। इसलिए ही ये जो डेस्परेशन हम देखते हैं कि कैसे भी हो इसे करना है। ये आप बॉर्डर फेंस दे दो, आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बिठा दो, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लाओ, आप कुछ भी करो, आप इसको पकड़ो, कुछ भी करो, और कुछ 2-3 तरीके, अल्टरनेट तरीके लोग निकाल ही लेते हैं इसको चलाने के लिए। So that shows the kind of desperation, and that also shows that this is not at all a religious issue. This is a purely economic issue. Livelihood लोगों को
और भी ज्यादा आप कह रहे हैं इकोनॉमिकल इशू है, लेकिन इसमें कई हर बार देखा जाता है कि धर्म का एंगल जोड़ा जाता है, और बोरा साहब भी कह रहे हैं कि इसमें जो है वो करप्शन एक बहुत बड़ा मैटर है, पॉलिटिकल सपोर्ट इसमें कई जगहों पर कई इलाकों में देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों पर हम आपको ये स्पेशल स्टोरी आज दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।